नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। पाठ संख्या 19 को लेके आज हम अपने फलित ज्योतिष को जो हम आसानी से सीखने के क्रम में 19 पार्ट में आज हम वैवाहिक सुख को देखेंगे कि जातक के जीवन में वैवाहिक सुख होगा या नहीं होगा। आज का जो हमारा पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन जो है जब आप कुंडली देखते हो तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको आमतौर पे पूछे जाते हैं कि क्या जातक के जीवन में वैवाहिक सुख रहेगा, अगर शादी होगी, अगर नहीं होगी तो क्या अच्छा सा उनका आपस में तालमेल रहेगा, कब होगी, लेट होगी, जल्दी होगी, अच्छी रहेगी, किस तरह की रहेगी। तो आज अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप संपूर्ण इन क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। और आज जो है आज जो हम पढ़ेंगे 3-4 चीज़ों को हम कवर करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें जो है ये कवर हो जाएगी। जैसे सुखी वैवाहिक जीवन के कुछ विशेष योग पढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन होने के बाद भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रहते हैं उसको देखेंगे, विच्छेद, डाइवोर्स हो जाता है, उनमें जो है आपस में जो है या वो जो है साथ नहीं रह पाते, साथ डाइवोर्स ना होने के बाद भी, इकट्ठे होने के बाद भी एक जैसा उनको अनुभव नहीं आता, इस तरह का भी होता है। तो वो भी हम सारी चीजें देखेंगे आज के किन ग्रहों के या किन योगों के कारण इस तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं कि जातक को वैवाहिक जो है सुख अपने जीवन में नहीं मिल पाता। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह की परिस्थिति आज अपनी कुंडली देखें आप और खोलें आप, अगर आपके ये योग बन रहे हैं, अच्छे वाले बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये उल्टे वाले बन रहे हैं तो आप जो है उसमें जो है हम आज समाधान देखेंगे कि उसको जो है कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैवाहिक सुख का योग, वैवाहिक सुख का योग में बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि जो है विवाह में विलंब हो सकता है, विवाह हो जाए टाइम के लेकिन वो अच्छे से ना चल रहा हो, एक जो है कि विवाह हो ही नहीं रहा है या विवाह होने में समस्या आ रही है, ये सभी चीजें जो है इसमें आती है। तो वैवाहिक सुख, वैवाहिक सुख जो है जीवन का जो है आदमी का एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है पूरे जीवन का, कि विवाह उसने करना होता है और अपने जीवन को आगे चलाना होता है। तो अगर वो अच्छे से ना चले तो उसके बहुत सारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, यानी कि जो बहुत सारे उसने जीवन में काम करने होते हैं उसमें उसे जो है अच्छे से उसका नहीं चल पाता। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह और योग है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो है, आज जो है हम जो जैसे हमारा जो हमने बोला था कि कुंडली जो हमने आज फिर से एक एग्जांपल के लिए कुंडली लगाई है, जो माने काल पुरुष की कुंडली लगाई है। तो इसमें जो है हमने काल पुरुष की कुंडली हम देखा, कुंडली जो है भाव, भावेश और कारक जो हमारे गोल्डन रूल है, हम जब भी वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो क्रम संख्या 1 से पढ़ते आ रहे हैं या समझ रहे हैं, उन्हें तो है इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बड़े आसानी से सारी चीजों को समझ रहे होंगे या उनको समझ आ रही होगी। जब हम बात कुंडली करते हैं, भाव करते हैं, भावेश करते हैं, कारक करते हैं, तो हमने बोला था कि कुंडली जो है 12 भावों से बनती है, उनमें 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियों, 12 भावों, 12 राशियों और 9 ग्रहों से बनती है। तो हर एक भाव, हर एक ग्रह किसी न किसी समस्या या सुख या दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हम अगर बात कर रहे हैं वैवाहिक सुख की, तो विवाह के लिए जो हमने भाव देखना है वो देखना हमने सप्तम भाव, सप्तम स्थान, सेवंथ हाउस जिसको हम बोलते हैं, सेवंथ हाउस। मैंने जब बात करी तो हमने बोला था कि सेवंथ हाउस क्या है, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप पे मैंने बात करी थी कि विवाह भी क्या है, एक पार्टनरशिप है, पति पत्नी में एक अपने जीवन को चलाने के लिए एक पार्टनरशिप है। अगर अच्छा होगा ये यहाँ पे तो अच्छा चलेगा और नहीं होगा तो नहीं, अच्छा नहीं चलेगा। तो आज जो भाव देखेंगे हम लगन और सब, लगन हमेशा देखेंगे।
लगन कोई भी चीज, कोई भी हमने आंसर किसी भी क्वेश्चन को देखना है तो हमने लगन जरूर देखना है, क्योंकि लगन क्या है, ये आप स्वयं है। आप स्वयं नहीं है तो विवाह क्या करोगे। आप बिल्कुल बीमार रह रहे हो, बिल्कुल आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपका विवाह से कोई आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप बोलेंगे विवाह करो ना करो एक बराबर है। तो इसलिए लगन अवश्य देखना है जब भी आप किसी प्रश्न को देखें। और आज तो लगन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपको मैं याद दिला दूं कि ग्रहों की क्या होती है, सेवन, सभी ग्रहों की 7 दृष्टियां होती है, जो हमने पार्ट 2-3 में पीछे पढ़ा है जब हम दृष्टियों की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह होगा उसकी 7th दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पे होगी, होगी ही होगी। यानी जो भी ग्रह लगन पे होगा उसकी दृष्टि 7th हाउस पे आएगी ही आएगी, यानी उसका प्रभाव वहां पे आएगा आएगा। इसलिए लगन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है विवाह के लिए। यानी 7th हाउस के रिजल्ट देखने के लिए फर्स्ट हाउस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम देखेंगे 7th हाउस, यानी भाव, भाव 7th देखेंगे और लगन देखेंगे। तो वही गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। पहले तो हम गोल्डन रूल से चेक कर लेंगे, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। मैंने कहा था कि ये स्तंभ जो है हमारे 3 है, उनसे हमने भटकना नहीं है, वही हमें रिजल्ट देगा, वही हमें सही बताएगा, सही गाइड करेगा कि इसमें हमने आंसर, सटीक आंसर क्या देना है। तो भाव, भावेश, कार, ठीक हो गया। भाव आप समझते हैं, भाव 7th, भावेश 7th भाव में जो राशि, आप कुंडली निकालें, अपनी लगन कुंडली देखें। सिंपल, आप लगन कुंडली देखें जो भी आपकी कंप्यूटर से एप्लीकेशन से बनी है, या मोबाइल में आप देखें एप्लीकेशन में, जो कुंडली एप्लीकेशन में देखें, और आप देखें कि लगन कुंडली में जो 7th हाउस में, 7th हाउस देखना है, 7th हाउस में जो राशि है उसका स्वामी क्या बनेगा। हमने देखा है कौन सी राशि का कौन स्वामी होता है, तो उसके स्वामी को भावेश कहलाएंगे। और कारक भी हमने पढ़े हैं, स्थिर कारक, स्थिर कारक की बात कर रहा हूं मैं। हर एक भाव का एक स्थिर कारक होता है। तो हमने पढ़ा था कि लगन का सूर्य, यहाँ का द्वितीय स्थान का गुरु, तृतीय स्थान का यहाँ पे मंगल पढ़ा था हमने, यहाँ पे हमने चंद्रमा और बुध पढ़े थे, यहाँ गुरु पढ़े थे, यहाँ शनि मंगल, यहाँ पे शुक्र। तो सप्तम स्थान का स्थिर कारक के रूप में शुक्र, ठीक है। पति पत्नी के लिए अलग, मेल फीमेल के लिए अलग अलग होते हैं, वो ठीक है, वो बाद में उनको भी देखेंगे। लेकिन जो स्थिर कारक है, विवाह का स्थिर कारक शुक्र। तो विवाह के वैवाहिक जीवन के लिए हमने क्या देखना है, सप्तम भाव, सप्तमेश, जो भी वहां सप्तमेश बनेगा। और जैसे आज अगर हमने देखना हो, एक काल पुरुष की कुंडली में देखना हो, तो सप्तम भाव सप्तमेश क्या बनेंगे, 7वीं राशि कौन सी, तुला की, तुला राशि के स्वामी शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र ही सप्तमेश बने और कारक भी शुक्र ही है। तो यानी ये जो है इस कुंडली के लिए तो शुक्र ही भावेश और कारक हुए। और लगन आपका कोई भी लगन हो सकता है, तो आपके सप्तम भाव में कोई भी राशि आती है, उसके स्वामी को कारक कहते हैं। तो उसकी स्थिति हमने देखनी है, और सप्तमेश की स्थिति देखनी है, और सप्तम भाव को देखना है। तो ये वही फॉर्मूला 33 33 33, अगर ये तीनों चीजें अच्छी आती है तो आपको किसी भी डिविजनल चार्ट देखने की, नवांश देखने तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको नवांश D9 चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी तीनों चीजें ये ठीक बैठती है तो आप कह दीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जब तक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं आने वाली। और अगर ये तीनों चीजें आपकी गड़बड़ाई है तो वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। अब उसको हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे वो गड़बड़ हो सकता है। अब भाव को कैसे देखना है, भाव का वही रूल जो मैंने पिछले वाले, जब हमने भाव भावेश, मैंने बोला था कि हमने जो है फलादेश कैसे करें, वो मेरा वीडियो उसमें देखे, उसमें हमने इन्हीं की चर्चा करी है। अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो आप उसको, उसी को अप्लाई करना है आज भी। उसके अलावा हमने थोड़े से विशेष नियम पढ़ने हैं, और थोड़ा सा अप्लाई कैसे करता है उन करना है, उस चीजों को हमने यहाँ पे चेक करना है आज। तो भाव, सप्तम स्थान में स्थित राशि प्लस ग्रह। तो भाव हमने देखा सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में स्थित राशि, सबसे पहले राशि देखनी है। मैंने बोला था कि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की राशियां हैं और अशुभ ग्रहों की राशियां हैं। शुभ ग्रह हमारे लाइन में जो कौन से हैं, गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये क्या है, हमारे शुभ ग्रह हैं। गुरु और शुक्र जो है हमारे, ये बिल्कुल अनकंडीशनल हमारे क्या है, शुभ ग्रहों में काउंट होते हैं, शुक्र और गुरु। और चंद्रमा और बुध क्या है, थोड़े कंडीशनल है। चंद्रमा क्या है, पूर्णिमा के आसपास, यानी 72 घंटे
अगर आपका जन्म पूर्णिमा के 72 घंटे पहले और पूर्णिमा से 72 घंटे बाद का हुआ है तो आपका चंद्रमा बली होगा, पक्ष बली, और वो शुभ ग्रहों की श्रेणी में आएगा। और अगर बुध शुभ ग्रहों के साथ है या अकेला है, अशुभ के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो भी शुभ जैसा फल करेगा। तो ठीक हो गया। तो इनकी राशियां कौन कौन सी हम देख चुके हैं कि इन गुरु शुक्र यानी 5 ग्रहों को हमने देखा था, दो दो राशियां प्राप्त है। तो गुरु को 9वीं और 12वीं, शुक्र को 2 और 7, चंद्रमा को 4थी राशि और बुध को 3 और 6। यानी इन शुभ ग्रहों की राशि अगर यहाँ आती हो, जैसे इसी कुंडली की बात करें तो यहाँ 7 लिखा है, तो 7 किसकी राशि है? शुक्र की। शुक्र क्या है? एक शुभ ग्रह है। तो ये एक अच्छा पॉइंट, मतलब ये एक संकेत अच्छा मिला कि भाव में कैसे, भाव में हमने बोला था सप्तम स्थान में स्थित राशि प्लस ग्रह, राशि तो यानी शुभ ग्रह की राशि स्थित है। तो इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है कुछ भी, अभी हम जस्ट सिंपल बोल रहे हैं कि कौन सी राशि है। आपको पता चला शुक्र की राशि है। मैंने बोला था जहां अगर शुक्र की राशि यहाँ पे आए तो आप देख लीजिए कुंडली खोल के, आज जो भी जिसकी भी कुंडली जो जिनका विवाह हो चुका है वो अपनी कुंडली देखें, उनकी अगर वो मेल है तो उनकी वाइफ के लिए साथ होगा और वो कैसे होंगे? सुंदर होंगे देखने के लिए। मैंने बोला था यहाँ शुक्र की राशि आए तो कैसा होगा, या लगन में आए तो वो खुद होंगे, और अगर यहाँ पे आए तो उनकी पति या पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सुंदर होंगे। और उनका कैसा होगा? ये शुभ ग्रह की राशि है, तो ये पहले ही हमें संकेत अच्छा मिल गया कि इनका वैवाहिक जीवन के लिए पहला पॉइंट अच्छा है। ठीक है, भाव ठीक है कि राशि मतलब शुभ ग्रह की है। इसी तरह से अगर ये उल्टा हो जाए, तुला लगन हो जाए और यहाँ मेष आ जाए, यहाँ तुला लगन होगा तो ये मेष यहाँ होगा, तो ये किसकी है? मंगल की राशि। तो आपका साथी कैसा होगा? जीवन साथी थोड़े तेज स्वभाव का होगा, उनकी थोड़ी सी जो है मंगल के जैसे, जो है मंगल के जैसा नेचर होता है उसी तरह का स्वभाव उनका होगा। यानी तेज, थोड़ा बोलने में तेज, थोड़ा सा गुस्से वाले, है ना, इस तरह के। आप देखें, आज अपनी कुंडली देखें और आप देखें कि आपकी यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है। आप बिल्कुल पाएंगे कि जिस तरह से हम देखते हैं कुंडली आपकी बिल्कुल साइंस है, एक साइंस की तरह काम करती है, और आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको आज ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये ठीक हो गया, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक शुभ ग्रह की राशि है, तो ये ठीक हो गया। और उस पे ग्रह, अब सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो और वहां पे यही शुभ ग्रह में से कोई ग्रह हो या ना हो, पर अशुभ ना हो। अशुभ ग्रह यहाँ पे नहीं होने चाहिए, शुभ ग्रह हो या नहीं हो तब भी ठीक है, लेकिन अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो हमारा भाव कैसा हो गया? ये पहला पॉइंट हमारा यानी अच्छा है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये 6, 8, 12, 6, 8, 12 के स्वामी सप्तम स्थान पे नहीं होने चाहिए। मैंने बोला था 6, 8, 12 क्या है? हमारे दुख स्थान है, दुख स्थान। तो दुख स्थान के स्वामी अगर यहाँ पे होंगे, लेकिन बस एक और एक्सेप्शन जो मैंने इसमें बात कही थी कि वो केंद्र के स्वामी नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मंगल क्या है? लग्नेश भी है, इसलिए अगर मंगल अगर यहाँ पे होगा तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बातें हैं जो हमने बेसिक पढ़े हैं, उनको नहीं भूलना है। तो लेकिन अगर यहाँ पे बुध क्या है? बुध बिल्कुल जो है यहाँ पे मार्ग, हमने बोला था मेष लग्न के लिए बुध क्या रहेगा? मार्ग, अति मार्ग रहेगा। तो अगर बुध यहाँ बैठता है तो वो सप्तम भाव को खराब करेगा, बस इतना समझना है। क्योंकि अगर बृहस्पति या मंगल बैठेगा तो बृहस्पति क्या है? यहाँ पे भाग्येश भी है, इसलिए इनको केंद्र स्थान का स्वामी होने की वजह से मंगल को और गुरु को यहाँ पे अष्टम और द्वादश होने का दोष नहीं लगता मेष लगन में। तो अगर वो दोनों मंगल या बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे हम इनको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर बुध बैठेगा तो यहाँ इस भाव को बिगाड़ेगा। तो बस इस तरह से आपने समझना है कि हर एक लगन के लिए मैंने मारक और कारक ग्रहों के, योग कारक ग्रहों और मारक ग्रहों पे वीडियो पीछे बनाया है। आप उसमें देखें कि किस ग्रह के, किस लगन के लिए कौन सा ग्रह मारक होता है और कौन सा योग कारक होता है। उस तरह से हमने इनको समझना है कि आपका भाव बली हुआ, खराब हुआ कि ठीक हुआ, है ना। तो ये हो गया 6, 8, 12 अर्थात दुखनाथ सप्तम स्थान पे ना हो और सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यानी कि सप्तम स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो हम बात कर चुके हैं, शुभ ग्रह यहाँ पे स्थित हो या उनकी दृष्टि हो
अशुभ ग्रह यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ना ही उनकी दृष्टि आनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें ठीक मिलती है, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टियां मिलती है, 6 8 12 का स्वामी यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ पे कोई भी अशुभ ग्रह नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे को पूरे नंबर, यानी हम बोलेंगे कि भाव हमारा बहुत अच्छा है। इसके विपरीत अगर ये सारी चीजें उल्टी मिलती है कि 6 8 12 के स्वामी यहाँ बैठे हैं, अशुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं, या अशुभ ग्रहों से ये भाव दृष्ट है, तो हम कह देंगे कि यहाँ ये भाव हमारा अशुभ है, और हम उसको जो है फिर हम इसको दे देंगे कांटा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भाव को चेक करना है आपने कि वो शुभ है या शुभ है। उसी तरह भावेश, इसमें मैं ज्यादा इन पे नहीं फोकस करूंगा, क्योंकि ये हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसको हमने स्थान को, भाव को या भावेश को कैसे चेक करना है कि वो शुभ है या अशुभ, उसको काउंट करना है। अब भावेश, भावेश क्या होगा, जो उस वहां पे राशि स्थित है उसके स्वामी को क्या बोलेंगे हम, भावेश। उस भावेश को भी वैसे ही चेक करना है कि सप्तमेश, सप्तमेश बोलेंगे हम इसको, केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छी बात है, भावेश यहाँ पे शुक्र हुआ, शुक्र केंद्र त्रिकोण में, केंद्र यहाँ पे 1 5 9 में हो, या त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, ये यहाँ पे 1 4 7 10 में हो, तो कैसा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा, या शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों के से दृष्ट हो। और तीसरी बात क्या है, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए भावेश, और सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। ये भी आपने एक कंडीशन साथ साथ में समझते जाना है कि सूर्य से, वो अस्त जो हमने पढ़े थे कि सूर्य से कब ग्रह अस्त होता है, हमने बोला था कि 10 डिग्री के अंदर आने पे दोनों तरफ को वो अस्त होता है। वो आप मेरा वीडियो देखिए, वहां पे हमने क्लियर बेसिक, इसीलिए हमने पहले बेसिक क्लियर किए हैं, ताकि आपको इन चीजों को जब मैं बात करूं तो आपको आसानी से समझ आती रहे। तो ठीक हो गया। भावेश यानी सप्तमेश, सप्तमेश क्या है, केंद्र या त्रिकोण में हो या शुभ ग्रहों के साथ हो। अब शुभ ग्रह बारी बारी मैं नहीं कहूंगा, शुभ ग्रह आपको पता है गुरु शुक्र चंद्र बुध के साथ हो, ये अशुभ ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु इनके साथ नहीं होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं है, मतलब सब ठीक है, तो इसको मिलेंगे पूरे नंबर, भावेश भी ठीक। उसी तरह कारक, यहाँ पे तो बाई चांस शुक्र ही कारक बन रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई और कारक बन सकते हैं, तो यहाँ का नहीं, यहाँ तो शुक्र ही बन रहे, भावेश भी और कारक भी आपकी कुंडली के लिए तो शुक्र ही रहेंगे। आपके भावेश और हो सकता है, लेकिन आपका कारक यहाँ पे शुक्र, जो स्थिर कारक है वो क्या है, शुक्र। तो शुक्र की स्थिति हमने देखनी है कि शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में हो, सूर्य के साथ ना हो, यानी सूर्य से अस्त ना हो, 6 8 12 में ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, उन्हीं फॉर्मूलों के, यानी मैंने लिखा है स्थिति व प्रभाव। अब आप इन्हीं शब्दों से, अब मैं इन्हीं शब्दों का यूज करूंगा छोटे, क्योंकि हमने सारी डिटेल पढ़ चुके हुए। स्थिति का मतलब है स्थित कहाँ है, स्थित का मतलब है केंद्र वो त्रिकोण में स्थित होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। और प्रभाव का क्या मतलब है कि वो उनकी युति दृष्टि अशुभ के साथ नहीं होनी चाहिए। तो यानी स्थिति व प्रभाव उसका अच्छा हो। अगर मैं 2 शब्द बोलूंगा तो आप समझ जाएं कि स्थिति केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, वो 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। और प्रभाव का मतलब है युति प्लस दृष्टि, युति उसके शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए और शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, अशुभ के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका ये गोल्डन रूल अप्लाई करना है आपने, यही आपके हर एक क्वेश्चन के लिए लगेगा। और अगर ये आपके सभी ठीक आते हैं, भाव भावेश कारक आते हैं, तो आप कह दीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आपको कोई भी समस्या नहीं, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। और इसके विपरीत अगर ये सारी चीजें खराब आती है, तो आप जो है कह दें कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। और ये 90% रिजल्ट आपको D1 चार्ट से, ये D1 चार्ट है, D9 चार्ट पे आप तभी जाएं अगर आपको एक भी इसमें से ठीक ना मिले, तो वैसे ही संतुष्टि करने के लिए D9 चार्ट देख लें, वहां से 10% रिजल्ट के लिए ही हम उसको देखते हैं। तो अगर ये एक भी ठीक नहीं आता है, तो D9 चार्ट भी जोर लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहां से अगर कुछ संकेत अच्छा मिल रहा हो, फिर D9 चार्ट देखें और फिर आप कह सकते हैं कि जो है कैसा रिजल्ट, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अन्यथा आप यहीं से ही सारा आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ कुछ डाउट हो रहा है, मान लीजिए आपको 2 चीजें अच्छी मिल रही हैं, लेकिन आप फिर D9 चार्ट देख लें, वहां पे देखें, ग्रहों की स्थिति देखें इसी तरह से, तो अगर ये वहां पे अच्छी मिलती है तो आप कह दें कि अच्छा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। तो ये इसीलिए हम D9 चार्ट देखते हैं, वरना हम D1 चार्ट से ही सारे डिसीजन ले लेते हैं। तो
अब हमने देख लिया कि भाव भावेश कारक, तरीका हमारा वही रहेगा। अगर एक चीज ठीक मिलती है, भाव ठीक मिलता है, दो चीजें भावेश और कारक आपकी कुंडली में खराब है, तो आपका जो है अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जो है जीवन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर दो चीजें ठीक मिलती हैं तो आपका, क्योंकि वो 70% की श्रेणी में आ गया, और आपका जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत मनमुटाव होते रहेंगे लेकिन बहुत अच्छा चलता रहेगा। आज के युग में 70% का मतलब है बहुत अच्छा। और अगर ये तीनों चीजें मिल गई फिर तो आपसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपको उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो ये हमने देख लिया गोल्डन रूल, जो हमने अप्लाई करके देख लिया कि किस तरह से हमने अप्लाई करने हैं वैवाहिक सुख जानने के लिए। अब जो है हम ये तो इतना तो आप, मुझे लगता है ऐसे ही आपको आ रहा था करना। अब जो है इसमें जो विशेष परिस्थितियां हैं आज हम उनको समझेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि अगर ये स्थितियां उल्टी है, कि मान लीजिए आपका, हमने देखा कि सारी चीजें ठीक नहीं आ रही, तो फिर भी हमने वैवाहिक जीवन को ठीक कैसे करना है। क्योंकि जब ये जो मैंने स्थितियां बताई ये तो आपने नहीं बनाई है। जब आपका बर्थ हुआ था तो उस टाइम अपने आप ग्रहों की पोजीशन बनी, आपने तो इसमें आपका क्या रोल है, आपका रोल नहीं था कुछ भी। आपका तो जन्म हुआ, आपकी कुंडली में जो ग्रह जैसे जैसे बैठे वो हमने आम आज देख रहे हैं उनको कि जी ये तो, ये आपका सप्तम खराब है, सप्तमेश खराब है, कारक खराब है, तो यानी कि उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते। तो हम ठीक, फिर भी हम वैवाहिक जीवन को हमें ठीक कैसे करना है ये भी हमारे ज्योतिष में बताया गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाए तो फिर ठीक कैसे करें, वैवाहिक जीवन को ठीक कैसे करें, वो भी हम आज इसको कंक्लूड करते करते सीख जाएंगे कि जो है अगर ऐसी परिस्थिति, अगर तो ये सारी चीजें ठीक आई, भाव भावेश कारक, फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर ये चीजें पैरामीटर्स आपके गड़बड़ाए होंगे, तब आपको उन उपायों को या उन चीजों को करने की आवश्यकता है जो भी हम सीखेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी ऐसी परिस्थिति बन रही है वो उनके लिए अलग उपाय हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है और उन्हें अपनी कुंडली देखने से लगता है कि मेरी कुंडली में भी इस तरह के योग बन रहे हैं, यानी ये तीनों चीजें मेरे खराब है, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनका आने वाला वैवाहिक जीवन सुखी रहे। तो यानी दोनों, जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी जो है उन उन चीजों को करने से कैसा करेंगे, एक सुखी वैवाहिक जीवन, हमने बोला वैवाहिक सुख का योग, यानी वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। अब सुखी वैवाहिक जीवन के कुछ विशेष योग, अगर तो ये तो हमें, अगर तो ये आपको मिलता है, सारी चीजें ठीक मिलती है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं, कुछ इनमें आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो कुछ जो है कुछ विशेष योग रहते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में है और इनमें से आपको एक चीज ठीक मिल रही है, दो चीजें मान लो नहीं मिल रही है, ठीक है, नहीं, आप 33% में टिके हैं, और ये जो है जो कुछ विशेष योग जो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से आपको एक भी मिलता है, तब भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। अब हम देखते हैं एक एक करके क्या है। सबसे पहले हमने बोला जैसे गुरु, गुरु का रोल कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु के जो है हमारी कुंडली जो है किसी भी योग को या किसी भी चीज को देखने के लिए बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं डिसीजन ले सकते। क्योंकि गुरु, मैंने आपको बताया था कि गुरु को दो राशियां प्राप्त है, 3 दृष्टियां प्राप्त है, और 4 जगहों का, द्वितीय स्थान का कारक ग्रह है, पंचम स्थान का कारक ग्रह है, नवम स्थान का कारक है, और 11वें स्थान का कारक ग्रह है। यानी 4 स्थानों का कारकत्व, उसको मतलब कारकत्व प्राप्त है। 3 उसको जो है दृष्टियां प्राप्त है, 3 5 9, और 2 उसकी राशियां हैं। यानी कि कितना कंट्रोल करता है आपकी किसी भी जातक की, हर एक जातक की जन्म कुंडली को गुरु ग्रह बहुत ही प्रभावित करते हैं, और वो एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए इनका रोल हमेशा ही रहेगा जब भी हम किसी भी बात की चर्चा करेंगे। तो क्या है, अगर गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि होने पर, अगर सप्तम भाव पर आपने देखा, आपने ये गोल्डन रूल अप्लाई किया और आपने भाव भावेश कारक में देखा कि इसमें सिर्फ एक चीज ठीक आ रही है, भाव या भावेश या कारक, यानी 33% आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि अच्छा जीवन जो है वैवाहिक जीवन नहीं रहेगा। लेकिन अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, यानी प्लेसमेंट अच्छी का मतलब क्या है, गुरु की दृष्टि 7 स्थान पे आ रही है, तो
उस 33% से वो भी होने पर भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो वो कैसे हो सकती है? तो गुरु की दृष्टि 7वें भाव में कैसे आ सकती है? या तो यहां से आएगी गुरु, या कहां से आएगी? यहां से आएगी, 3 नंबर से आएगी, और 1 3 11 या यहां से आएगी। सब तो यहां से मैंने बोला सबकी आएगी गुरु। ठीक है, अब देखो आप 1 2 3 4 5 यहां से पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं। यहां से तो सभी ग्रह देखेंगे, सब 7th दृष्टि से मैंने कहा, तो गुरु यहां से 7th दृष्टि से देख रहे हैं, यहां पे 9th दृष्टि से देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से। यानी अगर आपकी कुंडली में गुरु 11वें स्थान पे, पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे है, अगर तो आपकी ये तीनों चीजें अच्छी मिल रही है, फिर तो गुरु जहां मर्जी हो, कोई चक्कर नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन अगर ये चीजें आपके पैरामीटर्स गड़बड़ाए हैं, यानी कि 2 इनमें से खराब है, सिर्फ एक आपको ठीक मिल रहा है, फिर गुरु अगर इन स्थानों पे है तो उसको खराब होने हुए भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। बस आप ये चीजें देख लें कि गुरु कहीं दृष्टि डाल रहे हैं 7th हाउस पे, तो अगर डाल रहे हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी क्या कंडीशन है, या जिसको विशेष योग कहते हैं हम, कि लगन सप्तम में हो या सप्तमेश लगन में हो, या स्थान परिवर्तन हुआ, या युति उनकी आपस में जो हम बात करते हैं पहले भी, क्या कि सप्तमेश लगन में चला जाए या लग्नेश सप्तम स्थान पे आ जाए, या इन दोनों की क्या है आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए, या ये दोनों इकट्ठे होके युति संबंध केंद्र त्रिकोण में कहीं बना ले। जैसे ये मंगल और शुक्र है, मंगल शुक्र ग्रह आपके लगन में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, दोनों कहीं इकट्ठे होके बैठ जाए, या क्या करें, ये आपस में 1st और 7th हाउस का स्थान परिवर्तन हुआ हो, तो आपका जो है ये एक विशेष योग कहलाएगा, और आपका वैवाहिक जीवन इन पैरामीटर्स के खराब होने पर भी अच्छा चलेगा। तो 2 चीजें आपने विशेष योग जो इनमें कवर नहीं हो रहे थे, तो गुरु का और एक स्थान परिवर्तन का, यानी सप्तम और लगन का आपस में किसी भी तरह का संबंध, स्थान परिवर्तन हो जाए, लग्नेश सप्तम में चला जाए, सप्तम लगन में चला जाए, या दोनों की कहीं युति संबंध बन रहा हो, दृष्टि संबंध भी बने फिर भी ठीक है, अगर लग्नेश और सप्तमेश का कहीं दृष्टि संबंध भी बन रहा हो वो भी अच्छा है। तो ये भी हो गया। तीसरा क्या है, लगन में शुभ ग्रह होने पर, लगन में शुभ ग्रह, अगर लगन में शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा, मैंने बोला था कि कोई भी ग्रह लगन में होगा तो यहाँ को देखेगा सब 7th हाउस को देखेगा। अगर यहाँ पे गुरु शुक्र है, गुरु हो, हमने तो पहले बात कर ली, गुरु होगा तो देखेगा, तो वो तो ठीक हो जाएगा। शुक्र भी हो, चंद्र बुध भी हो, तो भी ये वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। और दोनों की हाँ, अब एक चीज और है चलो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वैवाहिक ये जो 3 आपने ये 3 योग पढ़ लिए, 2 ये और एक ये, तो के गुरु की प्लेसमेंट और लगन और सप्तमेश का आपस में जो है किसी तरह का संबंध बनना, और ये पढ़ा हमने कि लगन में शुभ ग्रह हो, स्थित हो। अब जो है आपने देख लिया कि अब इस तरह से हम देखेंगे कि अगर ये परिस्थितियां हैं भाव भावेश कारक की, अच्छी है तो ठीक रहेगा, ठीक नहीं है तो अच्छी नहीं है तो ठीक नहीं रहेगा। अब ये 2 योग है, अगर ये आपको कुंडली में दिख रहे हैं कहीं पे भी, तो आपका जीवन, वैवाहिक जीवन या जातक का जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसका अच्छा रहेगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। अब इसके अलावा वैवाहिक जो है जीवन में और क्या समस्या हो सकती है वैवाहिक जीवन में, इसके अलावा ये तो हुआ कि विवाह होगा नहीं होगा कैसा रहेगा। अब इसके बाद ये है कि विवाह हो गया, उसमें क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, या बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि विच्छेद हो जाता है, सेपरेट मतलब डाइवर्स हो जाता है उनमें। तो वो कौन से ग्रह हैं उसको कैसे देखना है अपने कुंडली में। अब हम उनको जानते हैं कि लड़ाई झगड़ों के योग, अबे लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, मान लो विवाह हो गया, फिर उसके बाद लड़ाई बहुत आमतौर पे आप देखते हैं अखबारों में आता रहता है, आस पड़ोस आपने देखा होगा, पति पत्नी में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, नौबत इतनी आ जाती है कि कोर्ट में असंख्य केसेस पति पत्नी से उनके जो है मामलों के मुकदमे जो है कोर्ट में चल रहे होते हैं। अब उसका क्या कारण है, वो ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, अब हम कुंडली के माध्यम से उसको आज समझने की प्रयास करेंगे। आप भी देखें, अगर अब आपने पढ़ा था
कि ये 7th हाउस तो वही रहेगा। अब आप देखो, हमने पढ़ा था ये छठा भाव, रोग ऋण शत्रु, क्या है, शत्रु। तो अगर ये छठा भाव क्या है, शत्रु का है। और मैंने बोला था जब भी हम जिस भाव का फल कथन करना है उसको लगन मान के देखें, तो इस अगर ये लग्नेश बनाए तो इसका छठा भाव कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी द्वादश भाव होगा। समझे आप, आसानी से समझिए आप कि लगन कुंडली में छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु, यानी शत्रु। लड़ाई झगड़ों में क्या आएगा, शत्रु, शत्रु माना जाएगा ना पहले, तभी लड़ाई होगी ना। या पति पत्नी को मानेगा और पत्नी पति को मानेंगे, तभी वो लड़ाई होगी उसमें। तो यानी छठे भाव का रोल आएगा उसमें। तो अब छठे भाव का तो ठीक है, लेकिन 12वां भाव क्यों बोल रहा हूं मैं, तो उसको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि 12वां इसलिए बोल रहा हूं कि 12वां भाव सप्तम का छठा है। तो जो हमने भावात भावम जब नियम पढ़ा था, तो हमने उसमें उन चीजों को आप सारे जहाँ पे अप्लाई होना है वो, तो इसका जो है छठा, यानी भावात भावम में उतने स्थान आगे, यानी जैसे 7 का 7, तभी हम लगन इंपॉर्टेंट बोल रहे। अगर इसको हम ये माने, लगन माने, तो लगन जब छठा भाव हमारा क्या होता है, छठा भाव हमारा शत्रु का होता है। तो सप्तम स्थान के लिए शत्रु भाव कौन सा हुआ, 12वां। 1 2 3 4 5 6 छठा, इसके लिए तो वैवाहिक जीवन के लिए तो ये हुआ ना शत्रु स्थान। तो यानी छठा स्थान और 12वां स्थान देखेंगे हम, इसका संबंध अगर 7वें स्थान से बन रहा हो किसी भी तरह, तो जीवन में क्या होगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। अब उनको कैसे दूर करना है वो भी अभी हम देखेंगे। अगर मैंने आज अपनी कुंडली देखी, मेरा विवाह नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि मेरे कुंडली मतलब मेरे कुंडली में छठे स्थान के और 12वें स्थान का संबंध में, अब वही चीजें याद रखनी है आपने, युति दृष्टि या द्वादशेष सप्तम में बैठा हो, है ना, छठे स्थान का जो स्वामी ग्रह 7वें स्थान पे बैठा हो, या कहीं ये युति बना रहे हो, दृष्टि संबंध बना रहे हो, और आपको लग रहा है कि ऐसा बन रहा है, यानी आपके वैवाहिक आने वाले वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ों रह सकते हैं, तो उसका उपाय हम कैसे करेंगे वो भी हम आज देखेंगे। तो क्या हुआ कि छठे भाव का और द्वादश भाव का संबंध अगर सप्तम स्थान से बन गया, तो आपके जीवन में, जातक के जीवन में क्या रहेंगे, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े रहेंगे। ठीक है, छठे भाव और द्वादश भाव का संबंध 7वें भाव से होने पर क्या होगा, लड़ाई झगड़ों का योग बन गया हो। क्यों बना, क्योंकि शत्रु भाव है छठा, और द्वादश इसलिए है वो 7वें का छठा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मंगल प्लस केतु ग्रह का संबंध सप्तम से होने पे, मैंने जब इनके कारकत्व पढ़े थे ग्रहों के, तब मैंने बोला था कि मंगल और केतु क्या है, ये लड़ाई झगड़ों के कारक ग्रह हैं। केतु मंगल की तरह काम करता है, मंगल तो खुद ही मंगल है, दंगल कराता है, मंगल कराए दंगल, ठीक है ना जी। तो ये मंगल और केतु का संबंध अगर सप्तम स्थान से बन जाए, सप्तम स्थान से इनका संबंध बने, तो जीवन में लड़ाई झगड़े, वह जीवन में लड़ाई झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। मंगल बल का कारक है और वो फिजिकल टॉर्चर वाली जो बात होती है वो करवाता है। यानी जब मंगल का संबंध जब भी सप्तम भाव से बनेगा, तो आप समझ लें कि उनमें पति पत्नी में जो है फिजिकल जो है उनमें टॉर्चर जिसको हम बोलते हैं कि वो आ सकती है। यानी कि वो उनका लड़ाई झगड़े इस लेवल तक बढ़ सकते हैं जिसमें उनकी हाथापाई होने की संभावनाएं हो सकती है, जब भी मंगल और केतु का संबंध छठे भाव से बने और छठे और द्वादश भाव का संबंध इससे बने। और अगर ये दोनों योग बन जाएं तब तो होगा ही होगा, फिर तो आप डेफिनेटली कह दीजिए कि आपकी कुंडली में इन योगों की वजह से ऐसा हो रहा है, फिर उसका हमें उपाय करना पड़ेगा। तो ये हो गया लड़ाई झगड़ों का, आपको आज क्लियर हो गया कि लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं कुंडली में, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं जब मंगल और केतु और छठे या द्वादश का संबंध इससे बनता है। ये इंपॉर्टेंट था। अब दूसरी बात यह है कि चलो लड़ाई झगड़े, हाँ इंपॉर्टेंट चीज यहां मिस कर गया था मैं, लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन डाइवोर्स हो ऐसा नहीं कह सकते। मंगल केतु डाइवोर्स नहीं कराते, ये लड़ाई झगड़े ही कराते हैं। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लेकिन आपस में उनकी बनती रहती है, चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। लेकिन मंगल केतु डाइवोर्स इस सेपरेटिव टेंडेंसी वाले नहीं है, इसलिए ये जो है मतलब जरूरी नहीं जब तक और राहु मतलब शनि वगैरह का प्रभाव ना हो तब तक डाइवोर्स नहीं होता।
सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैवाहिक विच्छेद का योग। अब ये मतलब डाइवोर्स कब होता है, विच्छेद कब होता है। विच्छेदी ग्रह हमने बोला था सप्तम स्थान पर सूर्य शनि राहु, बस ये है सेपरेटिव टेंडेंसी वाले सूर्य शनि और राहु। अब सूर्य शनि राहु, सूर्य शनि राहु क्या है, ये जो है जब जब इनका प्रभाव सप्तम स्थान से बनेगा तो जो है आप जो है जातक के जीवन में जो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ सकती है। अब आ सकती है शब्द क्यों मैं यूज कर रहा हूं, जब है वो तो हो जाना चाहिए, ऐसा कब बोलेंगे आपके हो जाएगा। इस चीज को देखने के लिए आपको अपने गोल्डन पैरामीटर्स पहले चेक करने हैं। अगर ये सारे ठीक है और ऐसी परिस्थिति भी बन रही है तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये गड़बड़ाए हैं आपके, इसमें 33% नंबर आपके आ रहे हैं या 0% आ रहे हैं और ऐसे 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 योग भी बन रहे हैं, तब आप कह दें कि आपके जीवन में डाइवर्स होके रहेगा। अगर ऐसी परिस्थिति ये खराब है और ऐसे योग भी आपको दिख रहा है इनमें से कि सूर्य शनि राहु की यहाँ पे सप्तम स्थान पे कोई प्रभाव आ रहा है और यहाँ पे आपको भाव भावेश कारक आपके खराब है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली फिर कह सकते हैं आप कि आपके जीवन में डाइवोर्स होगा होगा जब आपका ये और ये चीज खराब पाई जाती है। अगर आपकी ये चीजें ठीक है फिर ऐसा योग आ रहा है तो तब फिर क्या होगा, फिर भी बताता हूं मैं क्या होगा। ये भाव भावेश कारक अच्छे मिल गए आपको, लेकिन आपको साथ साथ क्या मिला, ये भी मिल रहा है शनि सूर्य शनि राहु का भी यहाँ पे योग मिल रहा है। तब क्या हो सकता है, तब इस तरह की समस्या आ सकती है कि जैसे सूर्य क्या है, मैंने यहां लिखा है वाणी। अगर आप देखें, आप कुंडली खोलें, आज आप अपनी कुंडली खोलें और आप देख लो, आप वैवाहिक जीवन अपना असेस कर लो कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो लागू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये सप्तम स्थान है, मैंने बात करी ये सब 7th हाउस है, यहां पे अगर आपके सूर्य है आपकी कुंडली में, आप कुंडली खोलें 7th हाउस में सूर्य अगर आपके है, इनकी बात नहीं मैं कर रहा, अगर ये अच्छे होंगे तब तो अच्छा चलेगा, वो नहीं, हम तो ये मान के चल रहे हैं अच्छा चलेगा, अच्छा चल रहा है आपका जीवन। लेकिन मैं एक जस्ट चेक करने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जस्ट चेक करें कि ये कुंडली कैसे काम करती है। आप देखें कि अगर आपके सूर्य है तो आपका जीवन साथी थोड़ा कैसा होगा, उनकी वाणी थोड़ी कठोर होगी, तेज होगी। हो सकता है सूर्य का, मैंने बोला था सूर्य का कारकत्व में क्या है कि वो जो है राजसत्ता से जोड़ता है। आपका जीवन साथी सरकारी सेवा में हो सकता है, अच्छे क्योंकि सूर्य है वहां पे, लेकिन उनकी वाणी और प्रभाव तेज होगा, आपको डोमिनेट करने का उनका हमेशा रहेगा। आज आप चेक कर लो कि ये बात आप कितनी आपके स्टिक बैठती है कि अगर सूर्य यहाँ पे है तो आपका जीवन साथी हमेशा आपसे थोड़ा ऊपर होगा, चाहे पद में, चाहे शिक्षा में, चाहे किसी क्षेत्र में भी वो आपसे थोड़ा ऊपर होगा, आपसे ऊपर होगा। ये सूर्य अगर यहाँ पे हो, और अगर यहाँ पे राहु अगर यहाँ पे है, राहु क्या है, राहु क्या है, बल का प्रयोग करता है। राहु क्या है, बल और प्लान। मंगल क्या करता है, सिर्फ बल का प्रयोग करता है। मैंने कहा था कि जब मंगल होगा लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल केतु लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन हाथापाई हो सकती है उनमें कभी कभार, लेकिन वो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले नहीं है, वो तलाक की नौबत नहीं आती। लेकिन राहु क्या है, राहु बल का प्रयोग भी करता है और प्लान भी करता है। राहु सबसे इनमें डेंजरस है कि वो क्या करता है, बल भी मतलब लड़ाई झगड़े तो कराएगा, और अगर राहु का प्रभाव 7th स्थान पे आ जाए, उसकी दृष्टि आ जाए या उसकी जो है राहु वहां पे हो, तो क्या होगा कि ये बल का प्रयोग भी कर सकता है और प्लान भी कर सकता है कि किस तरह से मैंने जो है इससे मतलब विच्छेद लाना है, सेपरेट कैसे होना है, यानी उसके लिए प्लान करता रहेगा। यानी दोनों में आपस में यही जीवन में यही चलता रहेगा कि मैंने इससे छुटकारा पाना है, मैंने इससे छुटकारा पाना है, ये राहु कराएगा। लेकिन उसका भी एक कभी तोड़ है। और उसके बाद है शनि का भी यही रोल है। शनि के 2 रोल है, एक तो ये शनि राहु क्या कराते हैं, एक तो डिले कराते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शनि, जब तक शनि का प्रभाव रहेगा, राहु का प्रभाव रहेगा सप्तम स्थान पे, तो ये आसानी से शादी तो होने नहीं देंगे। पहले शनि और राहु और दोनों का
प्रभाव 7th हाउस पे आ रहा है तो आसानी से शादी नहीं होने देंगे, बहुत लेट शादी कराएंगे। अगर शनि का ही आ रहा है तो लेट कराएगा, राहु का भी आ रहा है तो होने में ही समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से ये करते हैं। दूसरे जब हो जाती है फिर भी ये जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। हमेशा यही राहु प्लान करता रहता है किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए, और शनि भी जो है आपके सेपरेटिव टेंडेंसी वाला है। अब इन अगर ऐसी परिस्थितियां हो रही है लेकिन गुरु की पोजीशन ऐसी है जो मैंने बोला कि 3rd, 1st और 11th हाउस में है, तो वो सारा कंट्रोल कर लेगा। राहु और शनि सूर्य जितना मर्जी जोर लगा ले डाइवोर्स के लिए, सेपरेट कराने के लिए, लेकिन गुरु सारा संभालते हुए आपका पूरा का पूरा जीवन बिना किसी सेपरेट सेपरेट डाइवोर्स के या सेपरेट हुए जो है निकाल देगा। गुरु में इतनी शक्ति है। तो यानी अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तब ये जो भी मर्जी योग हो वो सारा कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर गुरु इस तरह से नहीं है और ये आपके गड़बड़ाए हैं जो गोल्डन पैरामीटर्स है, फिर ये आपको मिल जाता है तो आप फिर कह दीजिए कि इसमें नहीं हो सकता, ये तो कुछ ना कुछ इसमें अब क्या अब आ गई वो। अब हम समझते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि पैरामीटर्स खराब, साथ में ऐसे भी कोई आपके ऐसे भी कोई योग है, तो फिर क्या करें, फिर उसको कैसे करें। तो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो है कि जिसका विवाह हो चुका है और वो विवाह अच्छा नहीं चल रहा है, किसी तरह से इन चीजों का प्रभाव आ रहा है, इन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो क्या करें। अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है या अशुभ योगों का प्रभाव आ रहा है, तो आप क्या करें, किसी भी जो विद्वान पंडित से अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं और उसके जो उपाय हैं उनको करें, आपको अवश्य लाभ होगा, अवश्य ही लाभ होगा। आप एकदम देखें, आपको एकदम से जो है उन उपायों को करने के बाद आपको एकदम से महीने 2 महीने में आपको एकदम लगेगा कि यार सारी चीजें नॉर्मल धीरे धीरे हो रही है। तो आप अपनी जो है ऐसा करें। पहले तो आपको, अगर आपने पीछे से मेरे सारे पार्ट्स पढ़े हैं तो आपको अपनी कुंडली देखनी काफी हद तक आ रही होगी, और आप इसको देख लें। वैसे तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप कौन से उपाय करें, हम कि अगर ऐसी स्थिति हो तो कौन से उपाय करें, लेकिन अभी आप जो है किसी विद्वान पंडित से उपायों को जान लें और उनको करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और अब दूसरी परिस्थिति ये तो हुआ कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अब वो तो ऐसा नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हो, तो जीवन उनको चलाना है, तो उसमें वो उपाय कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जिनकी शादी नहीं हुई है और उनको लग रहा है कि मेरे कुंडली में इस तरह के जो ग्रहों का योग है, तो वो कैसे बचें ताकि उनका आने वाला जीवन अच्छा रहे। तो वो क्या करें, अगर उन्हें लग रहा है कि राहु का इफेक्ट आ रहा है, सूर्य का आ रहा है, शनि का आ रहा है, मंगल का आ रहा है, तो वो क्या करें कि जब शादी जिस भी अपने जो है जिस भी जो है जिससे शादी करें उससे जो है जब आप कुंडली मिलान करें तो देखें कि उस जातक की कुंडली में दूसरे के वो विवाह का जो है ये जो हमारे गोल्डन पैरामीटर है ये अच्छे होने चाहिए, वहां पे भी वैसा योग नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की कुंडलियों में वो योग हो गया तो फिर कोई उपाय भी काम नहीं करेगा, बाद में कम करेगा। यानी बोलने का मतलब है कि फिर आपका जीवन अच्छा नहीं चलेगा। तो यानी दोनों की कुंडलियों में कम से कम एक की कुंडली में अच्छे योग होने चाहिए, फिर जो है जीवन अच्छा चलता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर जिनकी शादी हो चुकी है वो उपाय करें और उससे वो अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। और जिनकी नहीं हुई है और जिनके ये योग दिख रहे हैं तो वो क्या करें कि वो जिससे शादी करें उससे अच्छे से कुंडली मिलान करके करें और देखें कि उनका 7th हाउस अच्छा है। सब कुछ भाव भावेश कारक को चेक करके ही शादी करें, या गुरु की पोजीशन जो है बृहस्पति की पोजीशन को अच्छे से जांच के करें। और जो जैसे लग्नेश, हमने देखा कि लग्नेश और सप्तमेश का अगर कोई संबंध बन रहा हो फिर भी जीवन अच्छा चलता है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि वैवाहिक सुख में जो है किस तरह से समस्या आती है और हम उसको कैसे ठीक भी कर सकते हैं। इसको हम ठीक भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो सबके साथ आती रहती है। तो और हमने देखा कि लड़ाई झगड़े कब कौन कौन से ग्रह लड़ाई झगड़े ही कराते हैं जो है, और कौन कौन से ग्रह ऐसा है जो डाइवोर्स तक ले जाते हैं। ज्यादातर रोल इसमें राहु का रहता है, डाइवोर्स में राहु जब भी। और ये होते कब है, हाँ अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया था कि ये कई बार आपने देखा होगा कि विवाह हुआ, पहले 10 साल बहुत अच्छा चला, फिर अगले 5 सालों में कोई समस्या आ गई और फिर उसके बाद भी अच्छा चला, या फिर बहुत दिनों तक नहीं चला अच्छा, बाद में अच्छा चलना शुरू हो गया। वो दशाएं अंतर दशाएं,
वो भी बड़ा काम करती है कि जब अगर ऐसा योग बन रहा है और उन जो है अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा आई, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि अब वो योग आ गया है और अब हमारे जीवन में थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए आप उसका पहले ही उपाय कर लें, तो आपको वो जो है समस्या नहीं आएगी। तो ये जब दशाएं अंतरदशाएं बड़ा रोल प्ले करती हैं और जीवन में, तभी ये जो है ज्यादा एक्टिवेट होते हैं ये हाउसेस, और जो है आपको दुख जो या सुख दोनों चीजें हैं, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा और अगर खराब है तो वो खराब उसको ले जाएगा। तो हमने पढ़ा आज गोल्डन रूल तो यही रहेंगे हमारे हमेशा। और जीवन में जो विशेष योग जो हमने पढ़े, विशेष योग इसमें गुरु और इसी का लगन और सप्तम का आपस में वो रहेगा, और लड़ाई झगड़े के लिए मंगल केतु का जब भी संबंध बनेगा और छठे और 12वें भाव का जब भी इससे संबंध बनेगा तो लड़ाई झगड़े जीवन में होंगे। तो उसके क्या कर सकते हैं हम, उपाय कर सकते हैं, और उपायों से हम उनको काफी हद तक उनको शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद है वैवाहिक विच्छेद का योग, ये कराता है हमारे ये वाले जो है हमारे सूर्य शनि और राहु, अगर इनका संबंध सप्तम भाव से बने तो ये क्या करते हैं जो है विच्छेद, वैवाहिक विच्छेद तक ले जाते हैं। और अगर राहु शनि का कई बार ये डिले भी करते हैं, विवाह बहुत दिनों तक होता ही नहीं या बहुत लेट होता है। तो इनका अगर हम उपाय करेंगे तो जो है आप जो है एक अच्छा वैवाहिक जीवन अपना चला सकते हैं। एक और चीज थी अगले पार्ट में, अब हम जो है हम आपको 920 जो हमारा पार्ट रहेगा वो संतान सुख से संबंधित अब हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमने वैवाहिक सुख देखा, इसी तरह जो है आपको क्वेश्चन आता है कि हमें जीवन में संतान सुख होगा, संतान होगी या नहीं होगी, या होगी तो क्या उससे सुख होगा, कौन कौन से ग्रह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन कौन से विशेष योग रहेंगे, कि अगर वो हो तो हमें ये हमारे गोल्डन पैरामीटर खराब होने पर भी हमें जो है संतान का सुख मिलेगा। तो वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार।